अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम हसीब रबानी है। आप मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले 12 घंटों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इमरान खान पे गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, वो आज डाल दी गई है। किस केस में डाली गई है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इसी तरह और भी छोटी छोटी खबरें हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में नाज़रीन ज़रूर दिया करें, ताकि ये हमारा जो आपके साथ रिलेशन है वो हमारा बरकरार है। अच्छा जी, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज सनम जावेद को रिहा किया गया था, लेकिन एक ही घंटे के बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी तफसीलात ये हैं कि सनम जावेद को इस्लामाबाद की अदालत ने FIA के केस में डिस्चार्ज किया था। ताहम वफाकी पुलिस की जानब से इन्हें एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। वो उस वक्त रिहा होके फवाद चौधरी साहब के घर में मौजूद थी, और एक घंटे के बाद वहाँ इस्लामाबाद पुलिस पहुंची और वहाँ सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर मकबूल फैसला सुनाया था। अब उनको दोबारा जो है 9 मई के हवाले से एक ट्वीट करने पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कि उन्होंने नौजवानों को उकसाया था तशद्दुद के लिए। उस पर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब चूंकि उनके वकील की जानिब से ये कहा गया है कि जैसे ही हम फवाद चौधरी साहब के घर पहुंचे तो उनको एक घंटे के बाद ही एक लेडी पुलिस ऑफिसर आई और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके साथ कह रहे हैं कि जैसे कि वीडियोस भी आपने देख चुके होंगे कि 15 से 20 गाड़ियां उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई, और उन्होंने कहा कि हमने कानून के एहतराम में उनकी गिरफ्तारी दे दी है, बाकी जो कानूनी चारा जो ये वो करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपसे ये डिस्कस करनी है कि आज गुज़िश्ता रात को PTI के ज़िला जंग के एक MNA अमीर सुल्तान साहब ज़्यादा अमीर सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जियो न्यूज़ के मुताबिक हाफिज ज़ीशान रशीद हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के लाहौर के, उन्होंने ये दावा किया है कि साहिबजादा अमीर सुल्तान को सर्वर रोड पर उनके घर से रात के अगवा किया। अदालती फैसले के बाद हमारे MNA गैर महफूज हैं, जो कि मखसूस नशिस्तों पे फैसला आया था। उसके बाद वो ये खदशा ज़ाहिर कर रहे थे PTI के रहनुमा के हमारे 41 MNAs जो हैं, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए थे, उनको गिरफ्तार करने, उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए कोशिश की जाएगी कि वो या आज़ाद रहें या मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाए। अच्छा जी, PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने भी इस पे बयान दिया है कि हमारे MNA अमीर सुल्तान को अगवा किया गया है, क्या ये मुल्क कैसे चलेगा कि लोगों की वफादारियां तब्दील की जाएंगी। मुल्क में जंगल का कानून है, अदलिया की कोई इज्जत और तकरीम नहीं रही। असद कैसर ने कहा कि अदलिया के फैसलों के खिलाफ खुल्लम खुला बगावत है। क्या ये जोर जबरदस्ती से आप हुकूमत चला सकेंगे? हम पाकिस्तानी हैं, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जदोजहद करेंगे। अब मजम्मत का वक्त खत्म हो गया है, अब हम मजामत करेंगे। इनका कहना था कि हमारा पहला मुतालबा ये है कि हमारे MNAs को अपना फैसला करने दिया जाए। MNA अमीर सुल्तान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया से मुल्तमस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द अज जल्द फैसले करें। फॉर्म 45 के मुताबिक जो लोग मुंतखब हुए हैं इनको इनका हक दिया जाए। मैं अव्वल दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि सियासत में तशद्दुद और ये मज़ाहमत जो है इस चीज़ से बाज रहना चाहिए। जितनी भी पार्टियाँ हैं, बेशक वो नून लीग है, बेशक वो पीपल्स पार्टी है, बेशक ये सबका दौर में तहरीक इंसाफ का असद कैसर आज नून लीग के बारे में ये कहते आ रहे हैं, और उमर अयूब का भी बयान आया है कि हमारे MNAs की वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या उनको अपने दौर का नहीं पता कि जब उनकी हुकूमत आने वाली थी और आज़ाद लोगों को जहाज भर भर के लेके जाया गया और पैसों के इवज, वजारतों के इवज खरीदा गया। तो उस वक्त आपका क्या कहना था? क्या आप उस वक्त आप ठीक थे? अब अगर ये मकाफात अमल जो आपके साथ दोहराया जा रहा है, और तारीख ने अपने आप को दोहराया है, जिस तरह कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, ठीक 4 से 5 साल के बाद कोई टाइम नहीं लगा, कोई 50 साल नहीं गुजरे, कोई 20 साल नहीं गुजरे, सिर्फ चंद ही सालों में आपकी वो हिस्ट्री आपके साथ दोहराई जा रही है, और उस हिस्ट्री ने अपने आप को दोहराया है। और वही MNAs को अगवा करने का सिलसिला, उनको खरीदने का सिलसिला, उनको बस वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। तो इस पे आप सीख पा हो रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप इस तरह कर रहे हैं? जरा अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आपने ऐसा नहीं किया।
کیا جہانگیر ترین کے جہاز جو پنجاب سینٹرل پنجاب میں اور ویسٹ پنجاب میں جو اڑتے دکھائی دیے اور وفاداریاں تبدیل کی گئیں، اس وقت آپ کی یہ ایمانداری اور ایمان کہاں تھا؟ اس وقت آپ کی یہ پازیٹیو پولیٹکس کہاں تھی؟ تب آپ کو یہ کیوں نہیں نظر آیا؟ کیوں کہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اب آنے والی حکومت ہماری ہے اور ہم جو چاہیں صحیح کریں یا غلط کریں ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور اس کی بالکل مذمت کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایم این ایز صاحبزادہ امیر سلطان بے شک ہیں اور ان کو اغوا کیا گیا ہے اور پولیس اون نہیں کر رہی، لاہور کینٹ کی پولیس نے کہا ہے کہ ایس پی نے کہا ہے کہ ہمیں تو بالکل نہیں پتا، ہم نے تو ان کی گرفتاری نہیں کی، تو یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید حساس اداروں نے ان کو پکڑا ہے۔ تو جس نے بھی پکڑا ہے میں اس کی کنڈیم کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن یہ ہوا وہی ہے جو آپ کیا کرتے تھے۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا آپ ایسا نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ نے بھی کبھی اس طرح کنڈیم کیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز ایم ایل ایز کو آپ نے خریدا، جہانگیر ترین کے تھرو خریدا، بیگز دیے؟ اب آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ اب آپ کیوں سیخ پا ہو رہے ہیں اس عمل پہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ پولیٹکس میں سب سے پہلے اپنے قدم اور اپنے ہاتھ خود بڑھانے ہوتے ہیں۔ نون لیگ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کل عظمیٰ بخاری اس فیصلے پہ اور ہنا پرویز بٹ اگر پریس کانفرنسز کرتی ہیں، کیا آج وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتی ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیا یہ وفاداریاں ٹھیک چینج ہو رہی ہیں؟ کس منہ سے آج یہ چینج کر رہے ہیں؟ یا کس منہ سے اسد کیسد صاحب آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت جب آپ کی بن رہی تھی، آپ نے کس حیثیت سے اور کس آئین اور قانون کے تحت آپ نے یہ وفاداریاں تبدیل کرنے کی روش اختیار کی تھی؟ اور آج عظمیٰ بخاری یا اینڈ کمپنی اور مسلم لیگ نون اگر یہ روش اپنا رہی ہے تو کیا یہ اس کی فیور کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں ایسا کیا جا سکتا۔ تو اسد کیسر صاحب آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور نون لیگ کے لیے، نون لیگ والوں کے لیے بھی کہوں گا، عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ کو بھی، اور آپ کے قائدین، آپ کی جو مریم نواز شریف صاحب ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں، جیسا کہ ایسا روش چلتی آ رہی ہے کہ حکومت بالکل گورنمنٹ اس میں ملوث ہوتی ہے اور وہ ایسا کام کرتی ہے کہ وفاداریاں تبدیل کی جائیں، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آپ نے وزارتوں کی پیشکش کی ہے، پیسوں کی پیشکش کی ہے کہ وہ یا انڈیپینڈنٹ رہیں جس طرح کے وہ ہیں، یا اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے آپ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ کیا ملک تبدیل ہو جائے گا؟ کیا آپ کی گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کی طرف چلی جائے گی؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بحران بڑھے گا، بحران کم نہیں ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ کیا اپنے بلندیوں کو چھوئے گی؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ اسی طرح نیچے سے نیچے آتی جائے گی۔ کیا غریب عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے اس طرح وفاداریاں تبدیل کرنے سے؟ بالکل ایسا نہیں ہونے والا۔ بہرحال ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنی نظر ثانی کریں، اور یہ وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بہتر ہے کہ جہاں جو جانا چاہتا ہے وہاں جانے دیا جائے، اور لیکن ان کی مرضی کے ساتھ۔ اچھا جی، عمر ایوب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج کہا ہے کہ ہمارے 41 میں سے 25 ایم این ایز کے جو بیان حلفی ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں۔ آج رات انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں میں، تقریباً 10 بجے تک انہوں نے کہا تھا کہ 7 مزید ایم این ایز کے جو ہے بیان حلفی جمع ہو جائیں گے۔ تو اگر 41 میں سے 25 ایم این ایز کے بیان حلفی جمع ہوں گے تو باقی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ دبئی میں ہیں، اور ایک ہمارے ایم این اے جو ہیں وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ میں موجود ہیں، جن کا ذکر ہے وہ صاحبزادہ محمد محبوب سلطان صاحب، وہ اس وقت عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف میں موجود ہیں۔ تو اگر 41 میں سے 25 ایم این ایز نے ابھی تک اپنے بیان حلفی جمع کرائے ہیں، تو کیا ہم سمجھیں کہ فیصل وارڈا نے جو اگلے دن بیان دیا ہے کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، تو کیا باقی جو ہے 15 سے 16 ایم این ایز کیا وہ فارورڈ بلاک کا حصہ ہوں گے؟ کیا وہ اپنے پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کو جو ہے سانحہ 9 مئی کے جو ہے سانحہ 9 مئی میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے مقدمات میں ان کے عمران خان کو توشہ خانہ 3 کے بعد
कल उनको तोशाखाना में गिरफ्तारी डाल दी गई थी और आज 9 मई के मुकदमात कोर कमांडर हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान जिला गिरोह में उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर से अडियाला जेल आई 13 रुकनी कमेटी ने उनकी ये गिरफ्तारी डाली है। तो अब ये है कि देखने वाली बात ये है कि ये पेशरफ्त ऐसे मौके पे हुई है कि सानिया 9 मई को 14 माह गुजर गए हैं, लेकिन पहली दफ़ा बानी चेयरमैन पीटीआई को बाकायदा तौर पर 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। ये है हमारे पाकिस्तान का आइन, ये है हमारे पाकिस्तान का कानून। पहले इद्दत केस, फिर तोशाखाना केस, फिर इसी तरह दीगर छोटे छोटे मुकदमात, बेशक झूठे या सच्चे, ये एक अलग इशू है। ये डिपेंड करता है कि आप टेबल की किस साइड पे बैठे। अगर आप पीटीआई के मुतलका हैं, अगर आप पीटीआई के लवर हैं और इमरान खान से अपनी अकीदत रखते हैं, तो जाहिर है आपने ये कहना है कि ये झूठे मुकदमात हैं। और अगर आप टेबल की दूसरी साइड पे बैठे हैं और मुस्लिम नून के साथ हैं और उनके आपकी अकीदत पीएमएलएन के साथ है, तो जाहिर है आप कहेंगे कि ये जो केसेस हैं ये मेरिट पे बनाए गए हैं। और चले मेरिट पे भी बनाए गए हों, लेकिन क्या 9 मई के जो ये वाकयात हैं, 14 माह के बाद आपको याद आया कि इनकी गिरफ्तारी इमरान खान पे आप डाल देंगे? क्या ये उकसाने वाले और ये कोर कमांडर हाउस पे हमला, जलाओ गिराओ और अस्करी टाउन टावर पे हमला, क्या ये पहले 14 माह पहले हुआ है कि ये अब रिसेंटली हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है? होश के नाखून लें। हुकूमत को भी कम से कम थोड़ी सी शर्म और हया करनी चाहिए। इस तरह तो नहीं होता कि आप अपने मुखालिफ जो भी अपोजिशन है, मुखालिफ आप जिसको अपना हरीफ समझते हैं, क्या आप वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस तरह वक्त का फिरौन बना हुआ था इमरान खान, और वो अपने आप को एक पावर समझता था और अपने आप को सुपर पावर समझता था कि मैं जो कहूँ मैं सबको खत्म कर दूं, सबको जेलों में डाल दूं और मैं ताहयात जब तक मेरी जिंदगी है और मैं पीएम की कुर्सी पे बैठा रहूं। लेकिन वक्त ने उसे ऐसा कुर्सी से गिराया कि आज वो अडियाला की जेल में से निकल नहीं रहा। मुकदमात से मुकदमात उस पर बनाए जा रहे हैं और वो फंसते फंसते जा रहे हैं उन मुकदमात में। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि क्या ये वक्त अपोजिशन, ये हुकूमत गवर्नमेंट सदा आपके साथ नहीं रहनी, ये कुर्सी हमेशा आपके साथ नहीं रहनी। कितनी दफा आपको ये समझाया जाए, फिर आपने कहना है कि मीडिया आजाद नहीं है, मीडिया हमारा साथ नहीं देता। तो क्या साथ दे मीडिया आपका? सहाफत जो है कब तक आपका साथ देगी? अगर आप अपनी रविश सही कर लें, पीटीआई की रविश पे ना चलें, उनकी डगर पे ना चलें और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दें, हर किसी को ओपन ग्राउंड दें कि वो खुल के खेलें। मजा भी तब है ना पॉलिटिक्स का कि आप उनके साथ खुल के खेलें, उनको खुल के खेलने दें ताकि आपकी पॉलिटिक्स का भी पता चले और आपके माइंडसेट का पता चले। ये जो रात को जब आप फ्री होते हैं और ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप मैसेज पे आप सिर्फ हुक्म सादर करते हैं कि फलां को उड़ा दो, फलां को उठा दो, फलां ऑफिसर का ट्रांसफर फलां जगह पे कर दो। अगर इन बातों में सच्चाई है तो आपको ये सोचना चाहिए और अपनी रविश पे नजरसानी करनी चाहिए और अपनी रविश तब्दील करनी चाहिए। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।